हेलो फ्रेंड, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जो सामाजिक विज्ञान में इसमें भूगोल का आखिरी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। क्या नाम है आखिरी चैप्टर का? क्या नाम है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसके पिछले दो वीडियो जो बनाए गए थे इस चैप्टर के, उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास में जो जिनका योगदान है, जैसे परिवहन के साधनों का, तो उसमें हम स्थल और जल स्थल परिवहन और जल परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्थल परिवहन में हमने क्या पढ़ा था? सड़क परिवहन के बारे में, रेल परिवहन के बारे में और पाइपलाइन के बारे में। वही जो जल परिवहन था उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो जल परिवहन होता है उसके बारे में। और इसके अलावा जो विभिन्न देश के जो विभिन्न पत्तन है, बंदरगाह हैं, किस तरह से बंदरगाह हमारे व्यापार को क्या करते हैं, व्यापार में मदद करते हैं। बंदरगाहों से ही, समुद्री मार्गों से ही कितना % व्यापार होता है? देश का जो 95% व्यापार होता है तो कैसे होता है? समुद्री मार्गों के द्वारा ही होता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो आज हम पढ़ेंगे, तो स्थल परिवहन हो चुका है, जल परिवहन हो चुका है। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है? वायु परिवहन। स्थल परिवहन हम पढ़ चुके हैं, जल परिवहन पढ़ चुके हैं। अब पॉइंट है वायु परिवहन। देखिए, वायु परिवहन में एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। जैसे कि स्थल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, परिवहन के रूप में स्थल काफी महत्व रखता है, जल परिवहन काफी महत्व रखता है, उसी तरह से वायु परिवहन भी क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर बात करें वायु परिवहन की, तो आज वायु परिवहन जो है तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। वायु परिवहन क्या है? तीव्रतम, काफी तेज, मतलब कि अन्य परिवहनों की तुलना में जो वायु परिवहन होता है वो काफी तेजी से चलता है। वह कम दूरी को कम समय में क्या करता है? तय करता है। और ये आरामदायक भी है और ये क्या है? प्रतिष्ठित परिवहन भी है। अब इसके द्वारा जो अति दुर्गम स्थान है, वायु परिवहन के द्वारा जो अति दुर्गम स्थान है, अति दुर्गम स्थान में कौन कौन से स्थान है? जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है और जंगल है, या जो नदियों के आसपास के समुद्री क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र है, उसको आसानी से पार किया जा सकता है। इसके द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा जो भी दुर्गम स्थान है, पर्वत, मरुस्थल, पठार, जंगल, समुद्री भाग, उसको आसानी से पार किया जा सकता है। अब अगर आप ये सोचिए कि जो भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है, वहां पे ये साधन उपलब्ध न हो, वायु परिवहन उपलब्ध न हो, तो क्या होगा? क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी नदियां हैं और जंगल हैं, उबड़ खाबड़ स्थान है, तो वहां पे अगर स्थल के साधन से हम जाएंगे या जल के साधन से जाएंगे, तो वो काफी मुश्किल भरा रास्ता हो सकता है। तो इसलिए वहां पे जब से वायु परिवहन का विकास किया गया है, तो उससे क्या हुआ? वायु परिवहन के विकास से वहां पे आने जाने में सुगमता हो गई है। अब उन क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में कहीं पे भी आना जाना हो तो हम वायु परिवहन से आसानी से आ जा सकते हैं। अगर वहां पे वायु परिवहन न होता तो विभिन्न पारिस्थितिक असंतुलित पारिस्थितिक के कारण क्या होता? परिस्थितियों के कारण वहां पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जंगल है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ स्थान है, घाटी है, जिसके कारण वहां पे बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसमें बाढ़ आती रहती है। बाढ़ एक आम बात है। तो ऐसे स्थानों पे, एक स्थान से दूसरे स्थानों पे जाना काफी मुश्किल होता है। तो वो मुश्किल किसने हल किया? वायु परिवहन ने हल किया। अब बात करें अगर वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। अब जो वायु परिवहन में इंडियन, क्या नाम है, एयर इंडिया है। वायु परिवहन में जो एयर इंडिया है वो आपको घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों सेवाएं उपलब्ध कराता है। कौन? एयर इंडिया है। जो एयर इंडिया है वो क्या करता है? घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराता है। उसी तरह से जो हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, क्या है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस इस तरह से
एयर इंडिया क्या करता है? एयर इंडिया तो घरेलू यानी कि देश के अंदर और देश के बाहर अंतरराष्ट्रीय दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराता है, दोनों सेवाएं देता है जाने के लिए, आने जाने के लिए। वहीं जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, ये क्या करता है? जो भारत के दुर्गम स्थान है, दुर्गम इलाके हैं जिनमें पहाड़ी क्षेत्र आ गया, जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य आ गया, आपका जम्मू कश्मीर आ गया, उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, यहाँ के दुर्गम स्थानों को ये क्या करता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराता है। क्या करता है? हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये दोनों क्या है? इस तरह से वायु परिवहन ने क्या किया? दुर्गम स्थानों पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यानी कि अब हम किसी भी स्थान पे, दुर्गम से दुर्गम स्थान पे अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो तो हम हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। अब देखिए, जो हवाई यात्रा है वो हर व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। हर व्यक्ति के लिए हवाई यात्रा करना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काफी खर्चीला होता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को लिए मतलब ये किया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही हैं कि उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए, क्योंकि वहां पे दुर्गम स्थान ज्यादा है, तो वहां पे हर व्यक्ति को ये सुविधाएं दी जा सके। तो सरकार ये काम कर इसलिए सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि जो उत्तरी पूर्वी राज्य, वहां के लोगों को ये सुविधाएं, वायु परिवहन की सुविधाएं दी जा सके। तो ये है वायु परिवहन। अब आता है अगला पॉइंट, ये था वायु परिवहन। वायु परिवहन में हमने क्या समझा कि वायु परिवहन जो है वो, वायु परिवहन अन्य परिवहनों के मुकाबले तेज आता है, इसकी रफ्तार यानी कि तेज जाता है, आरामदायक होता है और प्रतिष्ठित परिवहन है। और ये उन स्थानों पे जा सकता है जहाँ पे जल परिवहन या स्थल परिवहन नहीं जा सकते, यानी कि जंगलों के ऊपर से जाता, जंगलों में जल परिवहन या सड़क परिवहन नहीं जा सकते हैं, वायु परिवहन जा सकता है। पहाड़ों के ऊपर से समुद्रों को पार करके, तो ये सब वायु परिवहन के द्वारा किया था। दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर अगर हमें जाना हो तो वायु परिवहन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1953 में किया गया था, जिनमें एयर इंडिया जो है वो देश के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सेवा उपलब्ध कराता है, जबकि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो दुर्गम स्थानों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये था वायु परिवहन। अब अगला जो पॉइंट है, संचार सेवाएं। अब संचार जो सेवाएं होती हैं वे सूचनाएं उपलब्ध कराने का माध्यम होती हैं। संचार सेवाएं क्या होती हैं? सूचनाएं उपलब्ध कराने का एक माध्यम है, यही संचार सेवाएं होती हैं। अब बात करें संचार सेवाओं की, तो देखिए, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, जब से मानव पृथ्वी पे जन्मा है, पैदा हुआ है, अस्तित्व में आया है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। जब से हमारे पूर्वज जो हैं पृथ्वी पे जन्म लिए, तब से उन्होंने विभिन्न प्रकार के क्या किए? संचार साधनों का प्रयोग किया है। लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। लेकिन आधुनिक समय में जो बदलाव हुए हैं संचार साधनों में, उसका गति तीव्र है। जैसे कि संदेश को पाना हो, या संदेश भेजने वाला हो या प्राप्तकर्ता हो, संदेश प्राप्तकर्ता या भेजने वाला हो, वो एक जगह पे स्थिर रहकर भी वो लंबी से लंबी दूरी का संदेश भेज सकता है या प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर हमें संदेश भेजना है या प्राप्त करना है, तो हम एक जगह पे स्थिर होकर भी क्या कर सकते हैं? एक जगह स्थिर होकर भी लंबी से लंबी दूरी में सूचनाओं को भेज सकते हैं या सूचनाओं को पा सकते हैं। अब जो निजी दूर संचार है, निजी दूर संचार, और एक होता है जन संचार। एक होता है निजी दूरसंचार और एक होता है जनसंचार। इसमें जो जैसे दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, ऑल इंडिया रेडियो जो होता है वो हो गया, उसके बाद समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, ये क्या है? ये प्रमुख संचार साधन है। यही क्या है? प्रमुख संचार साधन है। संचार साधनों की अगर हम बात करते हैं तो दूरदर्शन, रेडियो और अखबार जो होता है, मैगजीन होता है, बहुत सारी किताबें होती हैं, यही क्या होती हैं? प्रमुख संचार साधन होती हैं। अब इसी तरह से आगे अगर इसमें बात की जाए तो भारत का जो डाक संचार तंत्र है वो विश्व में बहुत ही बड़ा है। यानी कि अगर विश्व में कुछ गिने चुने देशों की बात की जाए तो भारत का जो डाक संचार तंत्र है वो काफी बड़ा है। यह क्या करता है? यह इसमें पार्सल और निजी पत्र व्यवहार तार को यह संचालित करता है। किसको? जो डाक विभाग है वो क्या करता है? पार्सल, निजी पत्र व्यवहार और तार को क्या करता है? संचालित करता है। अब आगे इसमें बात करें तो कार्ड जो होता है, कार्ड और बंद जो लिफाफा होता है,
कार्ड और बंद लिफाफा होता है। बंद लिफाफे की जो चिट्ठी होती है वो पहली श्रेणी में आती है। इस डाक व्यवस्था की पहली श्रेणी में आती है। कौन कौन? जो बंद लिफाफा होता है, कार्ड होता है, बंद लिफाफा कार्ड, ये पहली श्रेणी में आती है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? वायुयान के द्वारा। अब जो ये पहली श्रेणी के जो कार्ड होते हैं, पहली श्रेणी के जो पार्सल हो गए या अन्य बंद लिफाफे हो गए, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? इसको वायुयान के द्वारा पहुंचाया जाता है। वहीं जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं, द्वितीय श्रेणी में क्या आते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड पैकेट जो होते हैं और किताबें जो होती हैं और जो अखबार होता है, मैगजीन होता है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक शहर से यानी कि दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए किस मार्ग का प्रयोग किया जाता है? जल तथा स्थल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया? जो पहले श्रेणी के आते हैं, पहले श्रेणी के मतलब कि क्या कहते हैं, डाक संचार तंत्र में जो पहला श्रेणी आता है, जिनमें बंद चिट्ठी होती है, लिफाफे होते हैं, कार्ड होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायुयान का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो दूसरे टाइप के होते हैं, द्वितीय श्रेणी में आते हैं, जिनमें क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड पेपर, किताबें होती हैं और अखबार होता है, मैगजीन होता है, उसे क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए स्थल मार्ग या जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है। अब देखिए, इसी तरह से जैसे विभिन्न जलमार्ग के मतलब क्या, विभिन्न जलमार्गों की स्थापना की गई है, विभिन्न सड़क के लिए विभिन्न मार्गों की खोज की गई है या बनाया गया है। उस तरह से बड़े शहरों नगरों में डाक के लिए भी कई मार्गों को बनाया गया। बड़े शहरों और नगरों में डाक के लिए भी बहुत सारे मार्ग बनाए गए हैं। मुख्य रूप से कितने मार्ग बनाए गए हैं? मुख्य रूप से 6 मार्ग बनाए गए हैं। डाक के मतलब कि डाक मार्ग कितने बनाए गए हैं? बड़े शहरों और नगरों में 6 मार्ग बनाए गए हैं। उन 6 मार्गों का क्या नाम है? एक पहले का नाम है राजधानी मार्ग। ये कौन से मार्ग है? डाक मार्ग है। इन डाक मार्गों में पहले का क्या नाम है? राजधानी मार्ग नाम है। और इसी तरह से दूसरे का बात की है तो दूसरे का नाम है मेट्रो चैनल। दूसरे का क्या नाम है? मेट्रो चैनल। वहीं तीसरे की बात की है तो तीसरे का क्या नाम है? ग्रीन चैनल। ये सब क्या है? मार्ग हैं, डाक मार्ग हैं। तो तीसरे का क्या नाम है? तीसरे का नाम है ग्रीन चैनल। वहीं अगर चौथे की बात की जाए तो चौथे का जो नाम है व्यापार चैनल। चौथे का क्या नाम है? व्यापार चैनल। वहीं राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल और एक है भारी चैनल। पांचवें का क्या नाम है? भारी चैनल। और छठे का जो नाम है दस्तावेज चैनल। तो ये जो है 6 मार्ग हैं। ये क्या है? 6 मार्ग, राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन मार्ग, व्यापार चैनल, सॉरी ये ग्रीन चैनल है, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। ये क्या है? जो डाक व्यवस्था की गई, डाक विभाग के जो 6 मार्ग हैं उसको क्या किया गया है? बनाया गया। तो ये है डाक विभाग के 6 मार्ग। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे अगर हम बात करें तो जो देखिए, जो दूरसंचार तंत्र है, दूरसंचार तंत्र में भारत का जो नाम है वो एशिया में अग्रणी है। दूरसंचार के मामले में भारत का नाम एशिया में किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। हम अग्रणी का मतलब हम कह सकते हैं कि भारत का जो नाम है दूरसंचार के मामले में वो पहले नंबर पे आता है। अब नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त जो इसका व्यवस्था किया गया, नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि 2/3 गांव में क्या होता है? 2/3 से ज्यादा गांव में एसटीडी, जिसे नगरों के अलावा 2/3 गांव में किसकी व्यवस्था की गई है? एसटीडी की व्यवस्था की गई है। एसटीडी दूरभाष सेवा से जोड़ा गया है। भारत के नगरों के अतिरिक्त 2/3 गांव में एसटीडी दूरभाष सेवा से जोड़ा गया है। अब
दूरभाष सेवा से इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसके अलावा क्या किया गया है, सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए, समृद्ध करने के लिए क्या किया गया है, सरकार ने प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विशेष प्रबंध किया गया है। सूचनाओं को आधार स्तर से उच्च स्तर से यानी कि उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए जो सरकार उसने क्या किया है, गांव में 24 घंटे एसटीडी की व्यवस्था की है, एसटीडी की सुविधा की व्यवस्था की है। इसके अलावा सरकार ने क्या किया है, एसटीडी जो है उसकी दरों को क्या किया गया, नियमित किया। एसटीडी का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी का मतलब ये होता है कि हम देश में अगर एसटीडी है तो एसटीडी के द्वारा हम देश के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो एसटीडी की व्यवस्था जो गांव में की गई है, 24 घंटे की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा क्या किया, एसटीडी की जो दर है उसको नियमित किया गया है, कम किया गया है। इसके अलावा आगे बात करें इसमें संचार सेवाओं में, तो जन संचार जो है मानव को मनोरंजन के साथ क्या करता है, मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। जो जन संचार है, एक तो मानव को मनोरंजन करता है, तो और मनोरंजन के साथ साथ जो राष्ट्रीय नीतियां होती है, राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है और अन्य जो नीतियां होती है उसके बारे में जागरूक करता है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, अब इसमें जन संचार में हम क्या किसको किसको जन संचार के साधन कर सकते हैं, जो जैसे रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो हो गया। अब जन संचार के साधन में हम किसको किसका नाम ले सकते हैं, रेडियो को हम कर सकते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया और अखबार हो गया, इसे समाचार पत्र भी कहते हैं, मैगजीन हो गया, बहुत सारी जो किताबें होती हैं उसको भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, जन संचार के साधन है। हाँ, एक और जो मूवी होता है जिसे हम चलचित्र कहते हैं, फिल्म, ये सब क्या है, जन संचार के साधन है। तो जन संचार, इन साधनों ने क्या किया, मनोरंजन तो किया है, हम सभी का मनोरंजन किया है, साथ साथ क्या किया है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में हमें जागरूक भी बनाया है। अब अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो ने क्या किया है, रेडियो ने देश में क्षेत्रीय भाषाओं, राष्ट्रभाषा जो है वो है, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में, बोलियों में उसने क्या किया है, सभी लोगों को जो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो जिसकी बात हम करते हैं, तो उसने क्या किया है तो मैंने क्या बताया, जो रेडियो है जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, वो क्या करता है, वो राष्ट्रीय और स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में क्या करता है, विभिन्न वर्ग के लोगों को, विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को सूचनाएं उपलब्ध कराता है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराता है, सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इस तरह से जो दूरदर्शन है, रेडियो विभिन्न भाषाओं में, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय भाषाओं में लोगों को मनोरंजन करता है, विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इस तरह से जो टेलीविजन है वो क्या करता है, टेलीविजन, ये क्या करता है, जो टेलीविजन है वो एक समाचार का माध्यम है। टेलीविजन से हमें, टेलीविजन जो एक तो समाचार देता है, समाचार का माध्यम है, विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न देश के कोने कोने में टेलीविजन, दूरदर्शन जो है वो क्या करता है, समाचार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन भी टेलीविजन, दूरदर्शन के द्वारा दिखाए जाते हैं। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जन संचार के माध्यम जो है ये हमें मनोरंजन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। हमें समाचार की जरूरत होती है, हमें शिक्षा से संबंधित जो भी, यानी कि ये हर प्रकार के ज्ञानवर्धक बातें भी उपलब्ध कराती हैं और सूचना उपलब्ध कराती हैं, समाचार उपलब्ध कराती हैं, खेल, मनोरंजन, हर चीज इन साधनों के द्वारा, जन संचार के साधनों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो आम व्यक्तियों तक, हर व्यक्ति तक देश के कोने कोने में पहुंचता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में वर्ष भर क्या होता है, अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। भारत में
वर्ष भर में ऐसा नहीं कि एक प्रकार का या दो प्रकार का समाचार पत्र प्रकाशित होता है, वो अनेक प्रकार के बहुत से सैकड़ों सैकड़ों समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा सामयिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है। ये सामयिक होने के नाते क्या होता है, सामयिक होने के नाते कई प्रकार की हैं। ये जब सामयिक होने के नाते कई प्रकार की, जैसे मासिक है, कुछ पत्रिकाएं मासिक होती हैं, कुछ पत्रिकाएं जो होती हैं साप्ताहिक होती हैं, और कुछ पत्रिकाएं 15 दिन पे छपती हैं। तो ये पत्रिकाएं कई प्रकार की होती हैं। अब अगर समाचार पत्रों की बात करें तो भारत में जो समाचार पत्र है वो 100 भाषा तथा बोलियों में प्रकाशित होती है। 100 से ज्यादा भी हम कह सकते हैं जो समाचार पत्र भारत में प्रकाशित होती है वो 100 से ज्यादा भाषा या बोलियों में प्रकाशित होती है। अब अगर आगे समाचार पत्रों की बात करें तो जो समाचार पत्र सबसे अधिक भारत में प्रकाशित होती है वो किस भाषा में प्रकाशित होती है, वो जो प्रकाशित होती है हिंदी भाषा में। सबसे ज्यादा जो समाचार पत्र भारत में प्रकाशित होती है किस भाषा में प्रकाशित होती है, हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है। इसके बाद नंबर आता है अंग्रेजी की और उर्दू की। इसके बाद अंग्रेजी भाषा में और उर्दू भाषा में क्या होता है, समाचार प्रकाशित होता है। तो लेकिन सबसे अधिक किस भाषा में प्रकाशित होता है, हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है। अब देखिए उसके बाद अब इसके अलावा हम बात करें तो भारत में सबसे अधिक फिल्में भी बनती हैं। भारत में जो फिल्में बनती हैं, संसार में जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें सबसे अधिक फिल्में किस देश की बनती हैं, भारत की। सबसे अधिक फिल्में भारत में बनती हैं। बॉलीवुड है, टॉलीवुड है और पता नहीं कौन कौन सा वुड है, दक्षिण भारत की फिल्में हैं और भोजपुरी फिल्में हैं। इस तरह से कन्नड़, तेलुगु, तमिल इस भाषाओं में भी फिल्में बनती हैं। बॉलीवुड की फिल्में आप जानते होंगे। तो विभिन्न प्रकार की फिल्में बनती हैं। जो संसार में सबसे अधिक फिल्मों का नाम अगर पूछा जाए कि संसार में सबसे अधिक फिल्में कहाँ पे बनती है तो भारत में ही बनती हैं। और इन फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार जो दिया गया वो किसको दिया गया है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को दिया गया है। किसको दिया गया है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये जो फिल्में बनती हैं उसको बनने में, उसको प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को दिया गया है। तो ये था संचार सेवाएं। तो संचार में हम संचार सेवा में जनसंचार के जो साधन है उससे बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें, मनोरंजन के साधन, खेल, समाचार, बहुत सारी बातें तो हमको जानने को मिलती हैं, सूचनाएं मिलती है। इसके अलावा जो अन्य संचार के साधनों के द्वारा हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, भेजते हैं या पाते हैं। तो ये था संचार सेवाएं। अब अगला जो पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जैसे परिवहन के साधन महत्वपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में, संचार के साधन महत्वपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी क्या है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार देखिए, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है कि राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का व्यापार पहले किसे कहते हैं, व्यापार किसे कहते हैं, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसी को क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। राज्य में हो या देश में हो, अगर व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते हैं। अब व्यापार एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, इसका विनिमय होता है। व्यापार में ही वस्तुओं का विनिमय कहाँ पे होता है, व्यापार बाजार ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे वस्तुओं का विनिमय होता है। और दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसी को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो किस परिवहन के साधन के द्वारा होता है, तीनों परिवहन के द्वारा, सड़क के मार्ग के यानी कि स्थल मार्ग के द्वारा भी, जल मार्ग के द्वारा भी और वायु मार्ग के द्वारा भी। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो तीनों मार्ग से होता है, स्थल मार्ग से भी, जल मार्ग से भी और वायु मार्ग से भी ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। इसके अलावा अब जो
स्थानीय व्यापारों की बात करें, जो स्थानीय व्यापार होती है वो कहाँ पे होती है? स्थानीय व्यापार नगरों में, शहरों में तथा गांव में होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो तो एक देश से दूसरे देश में होता है, लेकिन जो स्थानीय व्यापार होता है वो गांव, शहरों, नगरों में होता है। और इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्थानीय व्यापार के लिए सड़कों का या वायु का साधन, वायु मार्ग या सड़क मार्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्थल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। वहीं से अंतरराज्यीय व्यापार की बात करें तो अंतरराज्यीय जो व्यापार होता है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का जो व्यापार होता है वो क्या होता है? अंतरराज्यीय व्यापार। एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये एक देश से दूसरे देशों के बीच होता है। जो अंतरराज्यीय व्यापार होता है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का जो व्यापार होता है वो क्या होता है? अंतरराज्यीय व्यापार होता है। और इसमें भी विशेष रूप से स्थल या वायु मार्ग का प्रयोग किया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो ये एक देश से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति जो होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो प्रगति है वो क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो प्रगति होती है उसके आर्थिक वैभव का सूचक होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर प्रगति हो रही है तो वह उस देश की आर्थिक वैभव की सूचक होती है। इसे राष्ट्र का आर्थिक क्या किया था? बैरोमीटर भी कहा जाता है। राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो प्रगति का सूचक है। वो उस देश का आर्थिक वैभव बता रहा है कि आर्थिक वैभव या उस देश का प्रगति हो रहा है। जितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा उस देश का आर्थिक स्थिति उतनी ही सुदृढ़ होगी। इसीलिए इसको क्या कहता है? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आर्थिक व्यापार का बैरोमीटर कहा जाता है। फिर आगे हम बात करें तो देखिए सभी देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सभी देश जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उस देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता होगा, वह दूसरे देश से सामान खरीदता ना हो या दूसरे देश से सामान को बेचता ना हो। हर देश है जो दूसरे देश से सामान को खरीदते भी हैं और दूसरे देश में सामान को बेचते भी हैं। तो ये होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो हर देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है। जो संसाधनों की उपलब्धता है वो ऐसा है ना कि हर जगह पे जो भी संसाधन हम चाहेंगे वो हर जगह पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। संसाधनों की जो उपलब्धता है वो क्षेत्रीय, कहीं पे वो उस प्रकार का संसाधन मिलेगा, कहीं पे ये संसाधन, कहीं पे जैसे कि उद्योग से संबंधित ज्यादा संसाधन है, कहीं पे कृषि से संबंधित, कहीं पे पेट्रोल रसायन, यानी कि हर जगह संसाधनों की अलग अलग वितरण है। तो इसकी उपलब्धता जो है वो क्षेत्रीय है। और क्षेत्रीय का मतलब ये हुआ कि अर्थात हम कहते हैं वितरण जो है असमान है। संसाधनों का जो वितरण है वो क्या है? असमान है। अब आयात निर्यात के बारे में अगर बात करें तो आयात निर्यात ये क्या होते हैं? आयात निर्यात होते हैं वो व्यापार के घटक होते हैं। आयात निर्यात क्या होते हैं? व्यापार का, अगर व्यापार शब्द हमारे ध्यान में आता है तो हमारे दिमाग में ये भी शब्द आएगा आयात और निर्यात, क्योंकि व्यापार में ही आयात निर्यात होता है, वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है। अब इसका अंतर यानी कि आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वो क्या करता है? व्यापार संतुलन निर्धारित करता है। आयात निर्यात का अंतर ही क्या करता है? व्यापार संतुलन निर्धारित करता है। अगर वस्तुओं का आयात जो हो रहा है निर्यात से अधिक है, आयात मूल्य जो है वो निर्यात मूल्य से अधिक है। मैंने क्या बताया? ये जो निर्यात मूल्य यानी कि हम जो सामानों को बेचते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है, तो निर्यात मूल्य जो है अगर आयात मूल्य से क्या है? ज्यादा है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम कह सकते हैं जो व्यापार संतुलन है वो क्या है? वो व्यापार संतुलित है। हाँ, इसको क्या कहते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से ज्यादा है तो क्या कहेंगे? अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। वहीं अगर आयात मूल्य जो है वो निर्यात मूल्य से ज्यादा है तो ये क्या है? ये इसका उल्टा हो गया, इसके विपरीत हो गया कि आयात मूल्य अगर निर्यात मूल्य से ज्यादा है तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई। ये तो उस देश के लिए समझ लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। अगर निर्यात यानी कि पैसा जितना बेच रहे हैं, किसी वस्तु को बेचने पे जो पैसा मिल रहा है और खरीदने पे जो पैसा मतलब कि दे रहे हैं, तो अगर हमारा इसमें से इसको घटाने पे अगर पैसा बचता है तो ये तो मतलब ये है कि जो निर्यात मूल्य है वो संतुलित है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और किसी वस्तु को बेच रहे हैं और बेचने वाली वस्तु जो है वो कम दाम उसको दे रही है और खरीदने वाली वस्तु ज्यादा दाम दे रही है, इसका मतलब कि व्यापार घाटा, वो
क्या बताएगा, व्यापार घाटा। तो निर्यात मूल्य ज्यादा होना चाहिए, ये क्या करता है, ये संतुलित करता है, ये अनुकूल बनाता है, व्यापार को क्या बनाता है, अनुकूल बनाता है। अगर निर्यात मूल्य हमेशा ज्यादा रहेगा तो व्यापार अनुकूल होगा, और अगर आयात मूल्य ज्यादा होगा तो वो घाटा दिखाएगा, तो वो व्यापार मूल्य अनुकूल नहीं होकर बल्कि क्या होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। तो इस तरह से आयात और निर्यात मूल्य होता है। अब देखिए, अब जो भारत की अगर बात करें तो भारत किन किन वस्तुओं को, मुख्य रूप से किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है। तो भारत जिन वस्तुओं का निर्यात करता है उनमें मुख्य रूप से क्या आते हैं, रत्न आते हैं, जवाहरात आते हैं, और रसायन उत्पाद आते हैं, जो विभिन्न रसायन उत्पाद होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो कृषि उत्पाद होते हैं, उन सभी उत्पादों को भारत क्या करता है, निर्यात करता है, बेचता है, दूसरे देशों में बेचता है। इसके अलावा अगर बात करें कि भारत खरीदता क्या है, आयात क्या करता है, तो मुख्य रूप से जो भारत खरीदता है उसमें पेट्रोल, कच्चा पेट्रोलियम है, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है, उत्पाद होता है, उसको भारत खरीदता है। इसके अलावा रत्न जवाहरात और मशीनें जो होती हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं, कृषि से संबंधित अन्य जो उत्पाद होता है उसको भारत क्या करता है, खरीदता है, आयात करता है। तो कुछ वस्तुओं को भारत निर्यात करता है, कुछ वस्तुओं का भारत आयात करता है। तो पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत महाशक्ति बनकर उभर रहा है, सॉफ्टवेयर का काफी ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। तो इससे भारत क्या करता है, सॉफ्टवेयर को ज्यादा से ज्यादा देशों में बेचता है, जिससे भारत को पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, भारत को पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती है। तो सॉफ्टवेयर की दृष्टि से भारत विश्व के कुछ देशों में, गिने चुने देशों में आता है कि उसका उत्पादन भारत में होता है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है, और भारत की आय उसी की वजह से क्या हो रही है, उसको बेचने से भारत की आय क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये था अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब आज का अगला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, पर्यटन एक व्यापार के रूप में। आई होप आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझ में आया होगा। जब तक निर्यात ज्यादा नहीं रहेगा तब तक वो देश क्या, निर्यात अगर ज्यादा है तो देश क्या करेगा, विकास करेगा, अनुकूल परिस्थितियां उसके लिए उपलब्ध है। लेकिन अगर आयात ज्यादा रहता है, आयात मूल्य ज्यादा हो, निर्यात मूल्य कम हो, तो वो देश क्या व्यापार घाटा दिखाएगा, तो देश प्रगति नहीं कर सकता है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में। अब जैसे पर्यटन भी क्या है, पर्यटन को हम एक व्यापार की श्रेणी में रख सकते हैं, पर्यटन को भी हम क्या कर सकते हैं, व्यापार की श्रेणी में रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब पर्यटन, अगर देश में अगर पर्यटन का विकास होता है तो बहुत सारे जो विदेशी हैं, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, देश में घूमने के लिए आएंगे, विभिन्न स्थानों पे देश में लोग आएंगे, पर्यटन के रूप में, पर्यटक के रूप में देश में आएंगे। उससे क्या होगा, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा करेंगे तो जिन वाहनों का प्रयोग करेंगे उनका लाभ उससे होगा, जिन वस्तुओं को वो खरीदेंगे उससे उसका लाभ होगा, जिन होटलों में वो ठहरेंगे उनको लाभ होगा, उनकी आय प्राप्त होगी। तो पर्यटन से क्या होता है, पर्यटन एक क्या होता है, एक व्यापार है। पर्यटन भी क्या है, एक व्यापार है। तो इसमें अब देखिए, पर्यटन की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दशकों में, 3-4 दशकों में क्या हुआ है, पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पहले के मुकाबले अब बात की है पिछले 2-3 दशकों में, 20-30 सालों में, तो पर्यटन के मामले में क्या हुआ है, काफी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। और लाखों जो व्यक्ति हैं वो पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। लाखों लोग क्या हुए हैं उस उद्योग में, पर्यटन जो उद्योग है उसमें लाखों लोग क्या है, प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। अब पर्यटन जो है वो राष्ट्रीय एकता को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। पर्यटन क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा स्थानीय हस्तकला, जो स्थानीय हस्तकला होती है, हाथ से बनी वस्तुएं होती हैं, स्थानीय हस्तकला होता है, और जो संस्कृत होती है, संस्कृत उद्यमों को ये क्या देता है, प्रश्रय देता है, आश्रय देता है। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को ये क्या देता है, प्रश्रय देता है। और अब देखिए, अब देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना है, क्योंकि देश बड़ा है। भारत एक छोटा सा देश तो है नहीं, भारत एक बड़ा देश है, विशाल देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भौगोलिक असमानताएं भी पाई जाती है, भौगोलिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं।
आपको आप जो देश में जो आप देखना चाहते हैं हर चीज आपको भारत में मिल सकता है। चाहे आप पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, पठारी क्षेत्रों की बात करें, आप समुद्र तटीय मैदानों की बात करें, विभिन्न बीचेस की बात करें, जंगलों की बात करें, मरुस्थलों की बात करें, समतल भूमि की बात करें, झरनों की बात करें, हर चीज जो आप देखना चाहते हैं वो भारत में मिल सकता है। तो भारत में पर्यटन जो है उसकी अपार संभावना है। अब इसके विकास है तो सरकार अपना इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी तरफ से विभिन्न प्रयास करती जा रही है। क्योंकि पर्यटन भी क्या कर सकता है, पर्यटन एक व्यापार में लाखों लोगों को और काफी ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। अगर पर्यटन का अच्छी तरह से विकास हो जाए तो इसमें लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो पर्यटन भी देश के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी देश के विकास में अपना योगदान देता है, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। लेकिन अगर बात यह है कि इसका अच्छे तरह से विकास किया जाए, जैसे कि हर क्षेत्र में सरकार हर क्षेत्र का विकास करने में लगी हुई है, इसी तरह से अगर पर्यटन का भी विकास हो, इसमें भी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश उनका आय बढ़ेगा, देश का आय बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो ये था पर्यटन जो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का चैप्टर जो था चैप्टर 7 है, ये चैप्टर 7 आज यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर 7 में जो भी देश के विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे स्थल मार्ग की बात की जाए, चाहे संचार के साधनों की बात की जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जाए, चाहे पर्यटन की बात की जाए, इन सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आई होप आपको ये सब सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।